गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का अपने इस जनरेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और ये आज मैं लेके आया हूं ओल्ड एनसीईआरटी के तहत प्राचीन भारत कक्षा 6 का अध्याय 5। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो आइए शुरू करें आज का हम अपना ये वीडियो लेक्चर। मौर्य राजा तो यानी कि मौर्य वंश। तो मौर्य वंश कब आया? तो नंद वंश के बाद, यानी नंद वंश के बाद मौर्य वंश सत्ता में आया। तो ईसा पूर्व 4वीं सदी में मगध पर नंद राजाओं का शासन था। वह उत्तर भारत पर सबसे शक्तिशाली राज्य था। ध्यान रखिएगा कि उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। अब शक्तिशाली होने का कारण क्या है? तो नंद राजाओं ने करों की वसूली से बहुत बड़ी संपत्ति जमा कर ली थी और उनके पास एक विशाल सेना भी थी। यानी कि एक तो अपार संपत्ति, दूसरी एक विशाल सेना के कारण ये शक्तिशाली थे। लेकिन ध्यान यहाँ पे रखना है कि वो एक कुशल शासक नहीं थे, यानी कि एक स्किलफुल रूलर नहीं थे। इसलिए इनको उखाड़ फेंकना कठिन नहीं था। चाणक्य नाम के एक ब्राह्मण मंत्री थे जो कौटिल्य के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। मौर्य वंश के एक तरुण चंद्रगुप्त को, तरुण कहते हैं 12 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु के जो होते हैं उसको तरुण अवस्था के कहा जाता है। तो इसी अवस्था के चंद्रगुप्त को उन्होंने शिक्षा देकर तैयार किया और चंद्रगुप्त ने अपनी सेना का संगठन किया और नंद राजा को सिंहासन से उतार दिया। समझा जाता है, ऐसा माना जाता है कि नंद राजा लोकप्रिय नहीं था, शायद इसलिए लोगों ने नए राजा का स्वागत किया। अब बात करते हैं सिकंदर की। सिकंदर मगध में अपनी शक्ति स्थापित करने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना ध्यान पश्चिम उत्तर का प्रदेश जो कि अभी पाकिस्तान में है, पंजाब, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो पश्चिम उत्तर के कोने में पंजाब की ओर लगाया। किसने? चंद्रगुप्त ने। यूनानी राजा सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पंजाब पर हमला किया था। सिकंदर ने भारत पर इसलिए हमला किया था क्योंकि उत्तर का जो कुछ क्षेत्र था वो हकमनी शासकों के ईरानी साम्राज्य में शामिल था और ईरानी साम्राज्य में शामिल होने के कारण उसने पंजाब पर भी हमला किया। सिकंदर ने हकमनी सम्राट को हराकर उसके साम्राज्य को जीत तो लिया। लेकिन क्या हुआ कि खुद सिकंदर 323 ईसा पूर्व में इस संसार से चल बसा, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। पंजाब पर अब सिकंदर के द्वारा छोड़े गए गवर्नर शासन करता था, यानी गवर्नर को छोड़ के गए थे वो शासन अब करता था। चंद्रगुप्त ने जल्दी ही समूचे पंजाब को जीत लिया। सुदूर उत्तर में, यानी कि उत्तर के दूर के भाग में यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर के अधीन था। उत्तर का जो सबसे दक्षिणी छोर था, मतलब उत्तर का जो सबसे उत्तरी छोर था वो यूनान का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसके अंडर था। चंद्रगुप्त ने एक लंबे अभियान के बाद अंत में 305 ईसा पूर्व में क्या कर दिया? चंद्रगुप्त को हरा दी, मतलब सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। उसने सिंधु नदी के पार के इस प्रदेश को जीत लिया। अब 305 ईसा पूर्व का मतलब क्या है? तो ईसा मसीह के जन्म से 305 साल पहले की बात हो रही है। और उसने सिंधु नदी के पार उस प्रदेश को भी जीत लिया जो आजकल अफगानिस्तान का हिस्सा है। दोनों परिवारों के बीच विवाह संबंध हुआ, यानी कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ। इसके अलावा चंद्रगुप्त ने मध्य भारत के भाग भी जीत लिए। इस प्रकार चंद्रगुप्त का शासनकाल समाप्त होने तक समूचा उत्तर भारत मौर्यों के अधीन हो गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा।
करीब 25 साल तक शासन करने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। और कुछ जगह ऐसा कहा जाता है कि वो जैन मुनि बन गए थे, इसलिए और वो जो है ना, इसलिए अपने पुत्र को अपनी शासन की गद्दी सौंप दी थी। बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य दक्षिण में मैसूर तक फैल गया था। इस तरह उसमें लगभग सारा देश शामिल था, सिर्फ किसको छोड़ के? कलिंग प्रदेश को छोड़ के। कलिंग प्रदेश अभी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और सुदूर दक्षिण यानी दक्षिण के दक्षिणी छोर जो थे था उसको छोड़ के बाकी सभी भाग जो है ना, दक्षिणी छोर और कलिंग को छोड़ के बाकी पूरा भारत मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। देखो, दक्षिण के राज्यों को जीतने की इनको आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि दक्षिण के राज्यों के साथ इनका दोस्ताना संबंध था, मैत्री संबंध था। कलिंग के लोग मौर्यों के अधीन नहीं रहना चाहते थे, इसलिए मौर्यों को उन पर आक्रमण करना पड़ा। और आक्रमण करने का काम कौन किया? तो चंद्रगुप्त का पोता अशोक ने किया। अशोक की बात आप करते हैं। मौर्य राजाओं में अशोक सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। वह भारत के महानतम शासकों में से एक था। उसने कलिंग को जीतकर, यानी कि भारत के अगर महानतम शासकों की एक सूची बनाई जाए, एक लिस्ट बनाई जाए, तो उसमें अशोक भी एक था। उसने कलिंग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य में शामिल करने का फैसला किया। कलिंग पर चढ़ाई की गई और उसे जीत लिया गया, पर दोनों ओर की सेनाओं को भारी हानि उठानी पड़ी। घायल और मरते हुए सिपाहियों को देखकर अशोक को बड़ा दुख हुआ। युद्ध से जो पीड़ित स्त्रियां और बच्चे थे, बच्चों को देखकर उसे बड़ा क्लेश हुआ, कष्ट हुआ। तब उसने फैसला किया कि वह भविष्य में कोई युद्ध नहीं करेगा और इसके उल्टा क्या करेगा? वो ऐसा प्रयास करेगा कि लोगों को समझाएगा कि वे शांतिपूर्वक तरीके से रहे। उसके आगे के 30 साल के शासनकाल में कोई युद्ध नहीं किया। उसने आगे के शासनकाल में कोई युद्ध नहीं किया। कलिंग अब मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा हो गया था। भारतीय इतिहास में पहली बार सुदूर दक्षिण के, यानी कि दूर के दक्षिण के दक्षिणी छोर जो था उसको छोड़कर लगभग समूचा भारतीय उपमहाद्वीप एक शासक के अधीन हो गया था। अपने शासन के 12वें वर्ष के बाद अशोक ने राजाज्ञाएं जारी करना शुरू कर दिया था। इनमें उसने धर्म, अच्छे शासन, लोगों का एक दूसरे के प्रति बर्ताव जैसे मामलों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। वे राजाज्ञाएं उसके साम्राज्य के सभी प्रांतों को भेज दी गई। इन्हें चट्टानों तथा स्तंभों पर ऐसे स्थानों पर खुदवा दिया गया जहां लोग इकट्ठा होकर उन्हें पढ़ सके। इस प्रकार प्रजा को जानकारी मिली कि उनका राजा क्या सोचता है। इन अभिलेखों से भी हमें अशोक के विचारों के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक को सम्राट प्रियदर्शी भी कहा गया। और ऐसा कहाँ से पता चला? तो रोमिनदेई के अभिलेख से। अब देखिए, रोमिनदेई अभिलेख का यहाँ पे हिंदी रूपांतरण दिया गया क्योंकि ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है, तो प्राकृत भाषा का हिंदी रूपांतरण दिया गया है। देवताओं के प्रिय सम्राट प्रियदर्शी दीक्षा लेने के 20 वर्षों के बाद स्वयं इस स्थान पर, कहाँ? जहाँ बुद्ध शाक्य मुनि ने जन्म लिया था, आए और उसकी अभ्यर्थना यानी कि उसकी सच्चे मन से प्रार्थना की, उसके बारे में उससे वहाँ पे अपनी गलतियों को माना। उनकी प्रेरणा से यह प्रस्तर प्राचीर और प्रस्तर स्तंभ बना। पत्थर की प्राचीर, यानी कि प्राचीर मतलब चारों तरफ जो घेरा होता है उसको प्राचीर कहा जाता है, यानी कि चार दीवारी जो दी जाती है। और प्रस्तर स्तंभ बना। भगवान की जन्मभूमि होने के कारण उन्होंने क्या किया? लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त कर दिया। पूरे गांव को ही उन्होंने कर मुक्त कर दिया और इसका अंशदान 8वां निश्चित कर दिया। अब आगे की बात हम लोग करते हैं। अशोक का
धम्म। अशोक बौद्ध था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था, परंतु इससे भी अधिक वह उन सामाजिक आदर्शों में विश्वास करता था जो लोगों को शांतिपूर्ण और सदाचारी बना सकते हैं। उसने धम्म कहा, इन्हें उसने क्या कहा? धम्म कहा। धम्म क्या है? तो संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृतिक रूप धम्म है। अपने इस धम्म को उसने अपनी राजज्ञाओं में समझाया है। उसकी राजज्ञाएं विभिन्न लिपियों में लिखी गई है। अधिकांश राजज्ञाएं ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, यानी कि अशोक की राजज्ञाएं किस में लिखी गई हैं? अधिकांश ब्राह्मी लिपि में, और भी अलग अलग लिपियों में लिखे गए, लेकिन अधिकतर ब्राह्मी लिपि में ही लिखी गई है। और क्यों लिखा गया है? तो क्योंकि अनेक प्रदेशों में ब्राह्मी लिपि का ही प्रचलन था। और भाषा कौन सी थी? प्राकृत। क्यों? क्योंकि प्राकृत भाषा ही आमतौर पर बोली जाती थी। यह आम जनता की भाषा थी, जबकि संस्कृत भाषा ऊंची जातियों के शिक्षित लोगों द्वारा बोली जाती थी। अशोक की कुछ राजज्ञाएं यूनानी भाषा में थी, अफगानिस्तान में खुदवाई गई थी। चूंकि अशोक अपने विचारों को आम लोगों तक पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो वे समझ सकते थे। अशोक की इच्छा थी कि विभिन्न धर्मों के अनुयायी, यानी विभिन्न धर्मों के मानने वाले आपस में शांति और सौहार्द यानी कि आपसी भाईचारा से रहे। उस समय के अधिकांश धार्मिक संप्रदाय या पंथ दो समुदाय में बटा हुआ था। यानी कि उस समय में क्या था कि जितने भी धार्मिक समुदाय थे वो दो ही भागों में बटे हुए थे। एक को कहा गया ब्राह्मण और दूसरा था श्रमण। ब्राह्मण तो जो कर्मकांड इत्यादि करते थे, और श्रमण उनको कहा गया, श्रमणों में वो लोग शामिल थे कौन? तो बौद्ध धर्म के मानने वाले, जैन धर्म के मानने वाले, और ब्राह्मण से जो मतभेद रखने वाले साधु थे, उन सबको श्रमण कहा जाता था। कभी कभी इन विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच जबरदस्त कलह होती थी। अशोक को यह पसंद नहीं था। वह चाहता था कि लोग एक दूसरे से मैत्री रखें और तरुण मतलब जो किशोरावस्था के लोग होते हैं, वो बड़े बूढ़ों की आज्ञा माने तथा बच्चे अपने माता पिता के आदेश माने। उसे मालिकों द्वारा अपने दासों तथा सेवकों के साथ किए जाने वाले बर्ताव के बारे में भी चिंता थी। इसलिए उसने विशेष रूप से निवेदन किया कि मालिकों को अपने सेवकों के प्रति दयालु और नम्र होना चाहिए। इससे भी अधिक महत्व की बात यह थी कि वह इंसानों और पशुओं की हत्या पर रोक लगाना चाहता था। उसने युद्ध न करने की का वचन दिया तथा उसने धार्मिक अनुष्ठानों में पशुओं की बलि पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया, बाउंडेशन लगा दिया, क्योंकि वह इसे क्या कहता था? क्रूर कार्य, यानी कठोरता निर्दयता से करने वाला कार्य कहता था। वह यह भी नहीं चाहता था कि लोग मांस खाए। उसके अपने रसोई घर में एक नियम था कि प्रतिदिन 2 मोर और 1 हिरन राजा के लिए पकाया जाता था। इस पर उन्होंने क्या किया? रोक लगा दी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि लोग शांतिपूर्वक रहे और जमीन तथा धर्म के मसलों पर कलह न करें। उसका कहना था कि महत्व की बात आपसी मतभेद नहीं है, वरन साम्राज्य के भीतर एकता बनी रहनी है। अब आगे की बात करते हैं, प्रशासन, समाज और संस्कृति। मौर्य कला की बात करते हैं। जो अशोक की राजज्ञाएं थी वो चट्टानों और बलुआ पत्थर पर के ऊंचे स्तंभों पर खोदी गई थी। स्तंभ पर इतनी बढ़िया पॉलिश की गई थी कि ये शीशे जैसे चमकते थे। प्रत्येक स्तंभ के सिरे पर हाथी, सांड या सिंह की प्रतिमा बनाई जाती थी। सारनाथ के स्तंभ के सिरे पर 4 सिंह बनाए गए थे। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो 4 सिंहों की इस बनावट को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाने का निर्णय लिया गया। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले देखिए अशोक कालीन भारत की बात इसमें मानचित्र में दिखाया गया है
ये देख सकते हैं कि सिर्फ ये चोल, पांड्या और चेर को छोड़कर, कावेरी नदी के आसपास का क्षेत्र छोड़ के और नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र छोड़ के बाकी पूरा का पूरा अशोक के समय में, अशोक के राज्य में शामिल था। अब ये देखिए अशोक स्तंभ का सब शीर्ष है ये। अब देखिए अशोक का प्रशासन। अशोक की राजाज्ञाओं में उसके शासन संबंधी विचारों के बारे में जानकारी मिलती है। उसका मत था कि राजा को प्रजा के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि पिता अपने बच्चों के साथ करता है। अपनी राजाज्ञाओं में वह अक्सर कहता है, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। जिस प्रकार पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार राजा को अपनी प्रजा की देखभाल करनी चाहिए। अशोक विविध प्रकार से, अलग अलग प्रकार से प्रजा की देखभाल करता था। उसने नगरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए अच्छी सड़कें बनवाई ताकि लोग सुगमता से, यानी कि आसानी से, जल्दी से यात्रा कर सके। तेज धूप से बचने के लिए उसने सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, पानी के लिए कुएं खुदवाए और थके मांदे यात्रियों के विश्राम के लिए धर्मशालाएं बनवाई। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, जो कि इस समय पटना है, से शासन करता था। उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद थी और उसके आदेशों का पालन करने के लिए अनेक अधिकारी थे। साम्राज्य को 4 बड़े प्रांतों में बांटा गया था, यानी कि पूरे के पूरे उनका जो साम्राज्य था उसको 4 बड़े प्रांतों में बांटा गया था। प्रत्येक प्रांत का शासन एक राज्यपाल संभालता था और यह राज्यपाल राजा के अधीन होता था, यानी कि सबसे बड़े अधिकारी राजा और राजा के बाद राज्यपाल का नंबर आता था। और प्रांत किस में बटा हुआ था? जिले में, और जिला कई गांवों में बटा हुआ था। जिले के प्रशासन की देखभाल के लिए कई तरह के अधिकारी थे। कुछ अधिकारी जिलों का दौरा करते थे और व्यवस्था को देखते थे। कुछ अधिकारी जिलों में कर वसूल करते थे। कुछ न्यायाधीश होते थे और उनके सामने लाए गए मुकदमों का फैसला करते थे। अशोक क्या चाहता था कि न्यायाधीश जहाँ तक संभव हो अपने फैसलों में और दंड देने में उदारता बरते, यानी कि कम से कम दंड दे और उस उदार होके काम करे। कुछ अन्य अधिकारी करों के रूप में वसूल किए गए धन का हिसाब रखते थे और बड़े अधिकारियों की उनके कार्यों में मदद करते थे। प्रत्येक गांव में अधिकारियों का एक दल होता था, एक टीम होती थी जो गांवों के लोगों और पशुओं का लेखा जोखा रखता था और करों की वसूली करके बड़े अधिकारियों तक पहुंचाता था। आगे की बात करते हैं। ये देखिए, यही है हमारे देश का राष्ट्रीय, भारत के स्वतंत्र होने पर इसी स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। प्रशासन कार्य कई विभागों में बटा हुआ था। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष पाटलिपुत्र में रहता था। इस प्रकार राजा को सदैव जानकारी मिलती रहती थी उसके राज्य में कहाँ क्या हो रहा है। नगर का प्रशासन एक परिषद और 6 समितियां देखती थी। उनके अधीन अलग अलग विभाग होते थे। इन अधिकारियों के अलावा अशोक ने एक विशेष प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति की। उन्हें वह धर्म महामात्र कहते थे। कहता था। ये अधिकारी सारे देश का दौरा करता। अब इनका धर्म महामात्र का कार्य क्या था? तो वे सारे देश का दौरा करते थे और स्थानीय कामों की जांच पड़ताल करते थे, लोगों की शिकायतें सुनते और सभी को समझाते थे कि धर्म के अनुसार व्यवहार करे, आचरण करे, आपस में मेल जोल से रहे। अब बात करते हैं कि अशोक का पड़ोसी देशों से संबंध कैसा था। तो अशोक अपने पड़ोसियों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता था। उसने आजकल के राजदूतों की भांति, यानी कि जिस तरीके से आजकल राजदूत है, उसी तरीके से उन्होंने धर्मदूतों के कई दल पश्चिमी एशिया के राज दरबारों में भेजे। यह यूनानी राजा थे जिनके नामों का उल्लेख उसने अपने एक अभिलेख में किया है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा। अशोक के पुत्र का नाम क्या है? महेंद्र, जिसको उन्होंने
कहाँ भेजा था? श्रीलंका। क्या करने के लिए? तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। और श्रीलंका का राजा इसलिए क्या हो गया? बौद्ध हो गया, और उनके मन में अशोक के लिए बड़ा सम्मान और प्रेम था। कौटिल्य और मेगास्थनीज। मौर्य काल के बारे में बहुत कुछ जानकारी दो साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। उनमें से एक है अर्थशास्त्र, जिसका अधिकांश हिस्सा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? कौटिल्य, जिसको विष्णु गुप्त या चाणक्य भी कहते हैं, उन्होंने लिखा था। इस ग्रंथ में कौटिल्य ने समझाया है कि एक अच्छे शासन का संगठन किस प्रकार किया जाए। दूसरा स्रोत क्या है मौर्य वंश का इतिहास जानने का? तो वह है मेगास्थनीज द्वारा यूनानी भाषा में लिखा गया विवरण। मेगास्थनीज द्वारा यूनानी भाषा में लिखा गया वर्णन। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसने चंद्रगुप्त के शासनकाल में कुछ भारत में बिताया था। मेगास्थनीज का वृत्तांत, जिसका दुर्भाग्यवश कुछ ही अंश बचा है, उसका आंखों देखा वर्णन है। किसका? तो मेगास्थनीज का आंखों देखा वर्णन है, यानी कि लाइव उसने जो देखा उसी को उसमें उन्होंने लिखा है। मेगास्थनीज जानकारी देता है कि पाटलिपुत्र एक विशाल और सुंदर नगर था और मजबूत परकोटा मतलब चार दीवारी से घिरा हुआ था। मकान लकड़ी के बने हुए थे, परंतु राजा का महल पत्थर का बना हुआ था। राजा के दरबार और उसके वैभवपूर्ण जीवन से मेगास्थनीज बहुत प्रभावित था। राजा जनता की सब तरह की शिकायतें सुनने को सदैव हमेशा तैयार रहता था। चंद्रगुप्त की एक बहुत बड़ी सेना थी, क्योंकि उसे कई युद्ध लड़ने पड़ते थे। अधिकारियों द्वारा जमा किए गए करों का एक बड़ा भाग सेना पर खर्च होता था। अब बात करते हैं कि उस समय मौर्य वंश के समय में समाज कैसी थी। मेगास्थनीज लिखता है कि अधिकतर लोग खेती करते थे। उनकी या तो अपनी भूमि होती थी या वे राजा की भूमि पर काम करते थे। वे गांवों में सुखपूर्वक रहते थे। चरवाहे और गड़रिये भी गांवों में ही रहते थे। बुनकर यानी कि कपड़े बुनने वाले, बढ़ई, लोहार, कुम्हार यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, अन्य कारीगर नगरों में रहते थे। उनमें से कुछ राजा के लिए काम करते थे, जबकि कुछ नागरिकों के इस्तेमाल के लिए चीजें तैयार करते थे। व्यापार उन्नति पर था और व्यापारी अपना माल देश के कोने कोने में ले जाते थे। काफी अधिक लोग सेना में भर्ती थे। सैनिकों को अच्छा वेतन मिलता था और वे सुख चैन से रहते थे। मंत्री, अध्यक्ष और अन्य अधिकारी नगर तथा गांव दोनों में काम करते थे। किसानों, कारीगरों और सैनिकों की तुलना में ब्राह्मणों तथा जैन बौद्ध भिक्षुओं की संख्या बहुत कम थी। परंतु हर कोई उनका सम्मान करता था। किनका? ब्राह्मण का, बौद्ध भिक्षु, जैन भिक्षु इत्यादि का। वे राजा को कोई कर नहीं देते थे, यानी कि इन लोगों को कर से छूट दी गई थी। मौर्य साम्राज्य का अंत, यानी कि मौर्य साम्राज्य का अंत किस प्रकार हुआ, अब उसको यहाँ पे देखते हैं। मौर्य साम्राज्य 100 से अधिक साल तक टिका रहा। अशोक की मृत्यु के बाद वह छिन्न भिन्न होने लगा। अब देखो, मौर्य साम्राज्य के विघटन के यानी कि उसके अंत होने के कई सारे कारण थे। उसमें से पहला क्या था कि अशोक के उत्तराधिकारी दुर्बल थे। वे साम्राज्य का शासन अच्छी तरह संभाल न सके, पहला कारण था। दूसरा कारण क्या था कि साम्राज्य के अलग अलग प्रदेश अत्यधिक दूरी के कारण एक दूसरे से अलग थलग पड़े हुए थे और इसलिए प्रशासन में तथा संपर्क स्थापित करने में कठिनाई होती थी। तीसरा कारण था कि एक विशाल सेना और विशाल प्रशासनिक सेवा का खर्च उठाने के लिए भारी धन की आवश्यकता थी। शायद बाद के मौर्य शासक इतने भारी खर्च के लिए पर्याप्त कर वसूल नहीं कर पाते थे, या हो सकता है कि भ्रष्टाचार यानी करप्शन हो गया हो। धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य के विभिन्न प्रांत अलग होने लगे और अंत में स्वतंत्र बन गए। फूट का नतीजा यह हुआ कि चंद्रगुप्त द्वारा यूनानियों को हराने के 100 साल बाद
बक्ट्रिया के यूनानी राजाओं ने पश्चिमोत्तर प्रदेश के एक भारतीय राजा पर आक्रमण किया। इस राजा को अकेले ही आक्रमण का सामना करना पड़ा। किसी दूसरे भारतीय राजा ने उसकी मदद नहीं की, इसलिए यूनानियों से वह पराजित हो गया। 20 साल बाद 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक की हत्या करके मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार से ये हमारा 5वां अध्याय समाप्त हुआ और अगली वीडियो में हम जानेंगे अध्याय 6 के बारे में। तो और इस वीडियो का अंत करने से पहले एक छोटी सी आपको बता देता हूँ कि देखिए, नंद वंश के बाद कौन से वंश की शुरुआत हुई? मौर्य वंश। और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश। और शुंग वंश के शासक संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही और हैव अ नाइस डे।